प्यारे बच्चों, मैं आज से एक अपना YouTube का चैनल शुरू कर रही हूँ जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन के लिए आपको बहुत सहायता देगा। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगी और मैं वो वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस अपने YouTube के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए आपकी सारी क्वेरीज़ जो भी रिलेटेड क्वेरीज़ हैं उनको मैं पूरा कर पाऊँ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। 3 बार हम डीप ब्रीथ करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये आखिर बाइपोलैरिटी क्या है। दो ध्रुव कौन से दो ध्रुव हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा विश्व था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा विश्व दो ध्रुवों के बीच में बट गया था। पहला ध्रुव जो कहलाता है वो कहलाता है पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट, और दूसरा कहलाता है साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट। जो कैपिटलिस्ट गुट था उस गुट को कहते हैं पहली दुनिया के देश, उन्हें हम पहली दुनिया के देश कहते हैं, और साम्यवादी गुट को हम दूसरी दुनिया के देश भी कहते हैं। अब आप कहेंगे जब पहली दुनिया के देश हैं, दूसरी दुनिया के देश हैं, तो तीसरी दुनिया के देश भी होने चाहिए। यस, डेफिनेटली बेटा, तीसरी दुनिया के देश भी हैं जो कि गुट निरपेक्ष देश हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी देश स्वतंत्र हुए थे, औपनिवेशिक शासन से जो देश स्वतंत्र हुए थे, उनमें से कुछ देशों ने साम्यवाद अपना लिया, कुछ ने पूंजीवाद अपना लिया, और भारत जैसे देशों ने कोई सा भी देश नहीं अपनाया। और उनका प्रयास ये रहा कि चाहे कोई साम्यवादी गुट हो, चाहे पूंजीवादी गुट हो, हम दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखें और दोनों के ही जो विचारधारा है उससे हमें लाभ होता रहे। तो गुट निरपेक्ष देश जो हैं वो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। पूंजीवादी गुट, कैपिटलिस्ट समूह जो था, उसका नेतृत्व जो कर रहा था, उसको लीडरशिप देने वाली देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA जिसे हम कहते हैं। अमेरिका ने कई सारी सैनिक संधियां की अपनी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, और इन सैनिक शक्तियों में जो सैनिक संधियां की थी उनमें प्रमुख संधियों के नाम हैं नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसी तरह से SEATO, सीटो, CENTO, सेंटो, नाटो, सीटो, सेंटो, ये संधियां संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी, और इन संधियों का आधार था सैनिक आधार पर ये संधियां की गई थी। अब हम बात करते हैं जो ये पूंजीवादी देश हैं। इन पूंजीवादी देशों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पूंजीवादी देश लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जहां पर 2 दलीय प्रणाली या बहुदलीय प्रणाली
मतलब डुअल पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान होता है। कुछ और भी विशेषताएं हैं, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी विचारधारा की है, उनको कहते हैं। यहाँ पर बताते हैं पहली जो विशेषता है वो ये है, पूंजीवादी विचारधारा समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इक्वालिटी। इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी कंपटीशन, प्रतियोगिता का सिद्धांत है। जो जितना करेगा, जिसमें जितनी योग्यता होगी, वो उतना ही उसका लाभ उठा पाएगा। दूसरा इसका विशेषता होती है, पूंजीवादी विचारधारा या कैपिटलिस्ट थ्योरी निजी संपत्ति के विचार पर भी निर्भर करती है। अर्थात पूंजीवादी विचारधारा का एक प्रमुख विचार होता है कि ये निजी संपत्ति के ऊपर ध्यान देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है उपभोक्ता उद्योगों के साथ साथ यहाँ पर अन्य विलासिता के संबंधित उद्योग भी लगाए जाते हैं। जैसा कि विलासिता क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। जो जितना ज़्यादा योग्य होगा, मेहनत करेगा, वो उतना ही ज़्यादा फल भी प्राप्त करेगा, तो वो उतना ही अच्छा जीवन भी व्यतीत करेगा। जैसे चीन के लिए पहले कहा जाता था साइकिलों का देश है, सभी के पास साइकिल हुआ करती थी, परंतु अमेरिका में पहली कार की कंपनी फोर्ड का जो है वो शुरुआत अमेरिका से ही हुई थी। इसी तरह से जो पूंजीवादी देश हैं वो लोक कल्याण के अतिरिक्त सभी को, लोक कल्याण अर्थात सभी के लिए बेसिक नीड्स, आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थान पर उसका वितरण वहाँ असमान होता है। पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट थ्योरी जो है वो डिपेंड करती है कंपटीशन पर। जिसके जितनी योग्यता, वो उतना ही अधिक प्राप्त कर पाएगा। इसके विपरीत, इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं साम्यवादी विचारधारा, तो कम्युनिस्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं, साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाला देश था सोवियत संघ, जिसे हम USSR भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। सोवियत संघ ने भी इसी सैनिक होड़ में आकर के, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने भी सैनिक संधि की, जिसका नाम था वारसा पैक्ट या वारसा की संधि। साम्यवादी दल जो है, वहाँ पर साम्यवादी देशों में एक साम्यवादी दल की ही तानाशाही पाई जाती है। वहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र सफल नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही राजनीतिक दल है, और उनको उसी में ही चयन करना है, और उसी पार्टी की, उसी राजनीतिक दल की जो भी विचारधारा है, जो भी नीतियां हैं, उनको उन्हीं नीतियों के अनुसार कार्य करना होता है। देश, साम्यवादी देश साम्यवादी दल की नीतियों के अनुसार ही चलते हैं। कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि साम्यवादी दल के देशों में समानता होती है, समाज समरूप समाज होता है, विविधता नहीं होती है। भाषा की, लिंग की विविधता तो होगी, लेकिन वर्गों की विविधता नहीं होती है। ना कोई बहुत अमीर है, ना ही कोई बहुत गरीब होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी विशेषता
यहाँ पर निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। निजी संपत्ति की संकल्पना साम्यवादी विचारधारा में होती ही नहीं है। सोवियत संघ की जब हम बात करते हैं, सोवियत संघ क्योंकि एक बहुत विशाल देश है, तो सोवियत संघ में यातायात के साधन भी बहुत विकसित थे। संचार के साधनों का भी काफ़ी विकास हुआ था। इसके अतिरिक्त क्योंकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करता है, इसीलिए सोवियत संघ में उपभोक्ता उद्योगों का, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जिससे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, उस तरह के उद्योगों को लगाया गया था। इसके अतिरिक्त सोवियत संघ में प्रत्येक नागरिक को काम पाने का अधिकार था। सरकार का ड्यूटी थी, सरकार का कर्तव्य था कि वो प्रत्येक नागरिक को काम प्रदान करे। सभी की आधारभूत बेसिक नीड्स में हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, बेसिक नीड्स, आधारभूत आवश्यकताओं को याद करना। रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा और शिक्षा, जिसे हम कह सकते हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारी बेसिक नीड्स या आधारभूत आवश्यकताओं में आती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा में। साम्यवादी विचारधारा में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का या राज्य का नियंत्रण होता है, जबकि पूंजीवादी विचारधारा में उत्पादन के सभी साधन निजी हाथों में होते हैं, प्राइवेट हैंड्स में होते हैं। जबकि साम्यवादी विचारधारा में उत्पादन के सभी साधन जो हैं वो सरकार या राज्य के कंट्रोल में होते हैं। इस तरह से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको बताया पूंजीवादी और साम्यवादी दो विचारधाराओं के बीच में अंतर बताया। इन दोनों विचारधाराओं के बीच में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो वैचारिक युद्ध चल रहा था, दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के साथ हथियारों की होड़ में थीं और अपने विचारधारा को अधिक बलशाली सिद्ध करने में जुटी हुई थीं। तो इस वैचारिक युद्ध को, थॉट्स का जो युद्ध था, इसे हम कहते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वॉर। इसी शीत युद्ध के चलते अनेक बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी कि ये लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, परंतु प्रत्येक विश्व का नागरिक इस समय तृतीय विश्व युद्ध की संकल्पना से भयभीत हो जाता है। और अनेक बार जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति को भी दूर कर दिया गया और अभी तक शीत युद्ध जो है वो वास्तविक युद्ध में नहीं बदला गया है। आप कहेंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध, हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन बाकी देश पीछे से समर्थन तो कर रहे हैं, सामने से युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह आज की क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको बाइपोलैरिटी के बारे में पता चला होगा कि व्हाट इज़ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता क्या है। फिर हम इसके अंत पर जाएंगे कि आखिर दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। मैं आपको चैप्टर के मेन पॉइंट से लेकर के सभी बातें बताती जाऊंगी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।
धन्यवाद, थैंक यू।